नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन जो है एक कर्व्ड सरफेस के थ्रू किस तरीके से होता है। अब रिफ्रैक्शन चाहे कैसा भी हो, चाहे प्लेन सरफेस से हो, चाहे कर्व्ड सरफेस से हो, स्नेल्स लॉ हमेशा लगता है। ओके, और जो दोनों लॉ हैं स्नेल्स के, दोनों हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एग्जैक्ट जो है रिजल्ट आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाने वाले हैं। आगे चलते हैं इसमें कि एक कर्व्ड सरफेस मान लेते हैं। कर्व्ड सरफेस का मतलब कर्व्ड बाउंड्री है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो दो मीडियम को सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री है। बाउंड्री का जो शेप है वो कर्व्ड है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वो मान लेते हैं μ1 के बराबर है। μ1 कह सकते हैं या n1 कह सकते हैं। n1 लिखना थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। n1 ले लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया n2 के बराबर है। इस कर्व्ड बाउंड्री का जो सेंटर है उसको आप कह सकते हैं कि ये पोल कह सकते हैं इसको, या ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हैं। मैं इसको P कह देता हूँ, पोल। ठीक, इस कर्व्ड बाउंड्री का जो सेंटर है वो कह देते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन, इन पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम कहेंगे क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है साहब, आपका प्रिंसिपल एक्सिस। और मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है यहां पर, ऑब्जेक्ट है यहां पर। अब ऑब्जेक्ट से ढेर सारी लाइट रेज जो है निकलती हैं, ढेर सारी लाइट रेज निकलती हैं और ढेर सारी लाइट रे इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगी। हो सकता है यदि TIR हो रहा हो तो वापस भी लौट के आ रही हो, लेकिन मेजॉरिटीज के बारे में कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द लाइट विल बी गोइंग फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम। और जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो हैं जहां पे टकराएंगी वहां पे इमेज हमें मिलने वाली है। तो मैंने मान लिया रैंडमली कि लाइट रेज जो हैं जा रही हैं इस ऑब्जेक्ट से निकलती हुई, एक यहां से इस तरीके से एक लाइट रे जा रही है ऐसे। अब इस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल बनाएंगे और नॉर्मल जो है वो पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये हमने बना दिया साहब आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल है जी। ये नॉर्मल के साथ मान लिए एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I के बराबर। तो रिफ्रैक्शन के बाद एंगल बनेगा R। तो मैंने मान लिया कि लाइट का पाथ ऐसे था, कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है लाइट और यहाँ पे आपको मिलती है इमेज। ये मिल रही है आपको इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर जहाँ ये काट रही है, और ये एंगल नॉर्मल के साथ जो है वो किसके बराबर है? R के बराबर आपको देखने को मिल रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R के बराबर है। और यहाँ पे मान सकते हैं कि N1 जो है ये डेंसर है, ये मीडियम डेंसर है, ये रेयरर मीडियम है, इसलिए लाइट जो है नॉर्मल से अवे बेंड हो चुकी है, नॉर्मल से अवे बेंड हो चुकी है। यहाँ पे हम साफ मान चुके हैं इस डायग्राम में कि N1 इज ग्रेटर देन N2। तो डेंसर से रेयरर में जा रही है लाइट रे, नॉर्मल से अवे जो है बेंड हो रही है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पे इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को कह देते हैं लेट्स से इसको M कह देते हैं, और इस M से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और उस परपेंडिकुलर का जो फुट होगा उसको मैं कह दूंगा P' के बराबर। और फिर से हमारी पुरानी कहानी यही है कि पैरेक्शियल लाइट रे है तो ये पॉइंट M जो है बहुत ज्यादा नजदीक होगा पोल के, और पोल के बहुत ज्यादा नजदीक होगा तो ये पॉइंट P' जो है ये ऑलमोस्ट P के ऊपर ही लाई करेगा। तो ये P' जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि बिकॉज रेज आर पैरेक्शियल, बिकॉज इंसिडेंट रेज are paraxial in nature, hence जो डिस्टेंस PP' है ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होने वाली है। अब एंगल्स मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा के बराबर है, ये एंगल मान लेते हैं बीटा के बराबर है, और ये एंगल मान लेते हैं गामा के बराबर है। ये एंगल मान लेते हैं गामा के बराबर है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से। अब कुछ करते हैं, कुछ क्या करते हैं, आपके पास जो है एंगल बीटा, इस बीटा को मैं कह सकता हूं कि ये बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल MCO का ये एक्सटीरियर एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे
कि एंगल बीटा जो है इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल MCO या OMC के का एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है? अल्फा प्लस आई के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक बात। अब बात करते हैं आर की। आर को कैसे बिठाया जा सकता है? आर किसी का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है क्या? ये आर एक्सटीरियर एंगल, ये बीटा है साहब, ये 90 है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। ये आर है तो ये बन जाएगा आपके पास, नहीं ये नहीं, ये आपके पास 90 माइनस गामा होगा, 90 माइनस गामा। तो हम कह सकते हैं कि पूरा एंगल जो है 180 के बराबर है, ये पूरा एंगल 180 के बराबर है, तो 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस गामा प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। यहां से एंगल ले रहे हैं, यहां तक ले रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 90 माइनस बीटा प्लस 90 माइनस गामा प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 90 90 180 से 180 गया और आपको यहां से रिजल्ट मिलता है आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 2। तीसरी इक्वेशन में स्नेल्स लॉ से लिख सकता हूं कि स्नेल्स लॉ से लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम लिखेंगे कि यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है i, तो साइन i को i भी लिख सकते हैं वैसे, और tan i भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, इज इक्वल टू n2 इंटू साइन r। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब हम ट्राइंगल्स में लिख सकते हैं tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यूज भी। तो भाई मैं सबसे पहले ट्राइंगल चूज कर रहा हूं, ट्राइंगल P डैश कहूं या P कहूं एक ही बात है, ट्राइंगल MPI में, ट्राइंगल MPI में, इन ट्राइंगल M, अच्छा इस ट्राइंगल्स को सबको, सारे ट्राइंगल्स को मैं दोबारा बना लेता हूं। तो ये किस तरीके से बन रहे हैं भाई? एक ट्राइंगल है ऐसे, ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल है अल्फा, ये एंगल है M है, ये पॉइंट, ये P है साहब, ये आपका O है। एक ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये एंगल है बीटा, ये आपके पास M है, ये आपके पास P है, ये आपके पास C है, और तीसरा ट्राइंगल बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये आपके पास गामा है, ये आपके पास ये P है, ये M है और ये इमेज है I। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस OP, तो मैं आप लिख सकता हूँ tan अल्फा इज इक्वल टू MP अपॉन PO, या PM अपॉन PO लिख सकता हूँ, PM अपॉन PO। tan बीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है, tan बीटा इज इक्वल टू PM अपॉन PC। ऐसे ही tan गामा की वैल्यू लिखी जा सकती है, tan गामा इज इक्वल टू PM अपॉन PI। इनको इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, 3 तो हो चुके हैं, 4 5 6। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो इसके आने के बाद हम एक बार देख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर, जो इनिशियल हमारे पास इक्वेशंस थी वो क्या थी। एक इक्वेशन है हमारे पास बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, तो इसको लिख लेते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। इक्वेशन नंबर व्हाट? इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है कि r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, r इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है जो कि स्नेल्स लॉ से लिखी गई है, दैट n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या करिए, यहाँ पे I और R जो एंगल हैं इनको आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, इन तीनों इक्वेशंस की मदद से मैं I और R को एलिमिनेट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे भाई? यहाँ से R की वैल्यू आप लिख लीजिए, R इज इक्वल टू n1 बाय n2 इंटू आई। ये वैल्यू यहाँ से R की आप उठा के रख दें, कहाँ पे? ये उठा के रख दीजिए यहाँ पे, ठीक। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी n1 बाय n2 इंटू आई इज इक्वल टू, आपके पास मिलेगा बीटा प्लस गामा, और I की वैल्यू आप ऊपर वाली इक्वेशन से लिख सकते हैं, I की वैल्यू यहाँ से लिख दें बीटा माइनस अल्फा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा n1 बाय n2
आपको मिलेगा यहाँ पे बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। अब भैया इसको क्या कर ले, सॉल्व कर लीजिए। तो आपको n2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और n1 को इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे n1 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू n2 बीटा प्लस n2 गामा। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन। अब इसके बाद बीटा बीटा की जो टर्म्स हैं उनको आप एक साथ ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ से n1 माइनस n2 इंटू बीटा इज इक्वल टू n1 अल्फा प्लस n2 गामा। अब जो इक्वेशन नंबर कौन कौन सी थी, 3, 4, 5, 6 जो इक्वेशन है, उन इक्वेशन से मैं कह सकता हूँ कि 10 अल्फा जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा के बराबर है, 10 बीटा जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बीटा के बराबर है, और 10 गामा जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू गामा के बराबर है। अब ऐसा कैसे लिख दिया सर? अब हम ये जानते हैं यार, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यदि एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा लिखा जा सकता है, टेन थीटा को भी थीटा लिखा जा सकता है, और साइन थीटा को टेन थीटा भी लिखा जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। तो मैं यहाँ से अल्फा की वैल्यू पी एम अपॉन पी ओ, बीटा की वैल्यू पी एम अपॉन पी सी और गामा की वैल्यू पी एम अपॉन पी आई उस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आपको मिलेगा n1 माइनस n2 इंटू बीटा, बीटा आपके पास है पी एम अपॉन पी सी, पी एम अपॉन पी सी है, n1 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू है आपके पास पी एम अपॉन पी ओ, पी एम अपॉन पी ओ, और यहाँ पे n2 की जो वैल्यू है और गामा की जो वैल्यू है वो है आपके पास पी एम अपॉन पी आई। एक बार चेक कर लेते हैं कि गामा की वैल्यू पी एम अपॉन पी आई है और ये पी एम अपॉन पी ओ और पी एम अपॉन पी सी। यस, ठीक। तब यहाँ से पी एम से पी एम जो है वो मर गया पी एम से पी एम। यहाँ पे आपको मिलता है n1 माइनस n2 बाय पी सी, n1 माइनस n2 बाय पी सी इज इक्वल टू n1 अपॉन पी ओ, और यहाँ पे है प्लस n2 अपॉन पी आई। अब ये जो रिजल्ट है बेटा, ये रिजल्ट एक स्पेसिफिक केस के लिए हमने निकाला है। ये हमारे पास एक इस तरीके की बाउंड्री है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वहाँ पर इमेज बन रही है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ये हमारे पास रिजल्ट आया है। ये रिजल्ट जो है ये फैब्रिकेटेड है। अब हम यदि निकालना चाहते हैं एक जनरल रिजल्ट, एक जनरल इक्वेशन यदि आप निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये जो डिस्टेंसेस हैं, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से इमेज का डिस्टेंस, इन डिस्टेंसेस को आप कन्वर्ट कर दीजिए कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स का मतलब प्रॉपर साइन के साथ इनको यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुटिंग वैल्यूज ऑफ PC, PO and PI with proper sign convention, with proper sign convention, साइन कन्वेंशन के साथ यदि इनको पुट कर दिया जाता है तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलने वाली है वो एक जनरल इक्वेशन होगी, जो हम हर तरीके की बाउंड्री के लिए, हर तरह की ऑब्जेक्ट की सिचुएशन के लिए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे PC की जो वैल्यू है बेटा, PC, उसकी वैल्यू हम कुछ रखेंगे, PO की वैल्यू हम कुछ रखने वाले हैं, और PI की वैल्यू हम कुछ रखने वाले हैं, और वैल्यू रखने के साथ साथ हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन भी रखना होगा। तो अब देखिए भाई, साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए। तो जो हमने मिरर के केस में साइन कन्वेंशन पढ़ा था, वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं इस वाली डायरेक्शन में सारी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको पॉजिटिव लूँगा, और इस वाली डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज़ हैं उनको मैं नेगेटिव मानूंगा। यहाँ से सारी डिस्टेंसेज मेजर करनी है मुझे। तो P से लेकर C तक का जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर किया गया है, तो मैं उसको -r मान लेता हूँ। P से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर किया है, तो उसको मैं -u मान लेता हूँ। और यहाँ से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो राइट डायरेक्शन में है, तो उसको +v मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए। PC की वैल्यू जो है वो -r मैंने पुट कर दिया, PO की वैल्यू -u कर दिया, और PI की वैल्यू +v हमने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे R, U, V जो क्वांटिटीज हैं वो अब क्या मानी जाएंगी, वो एक कोऑर्डिनेट्स हैं। अब तो यहाँ पे इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा n1 माइनस n2, यहाँ मिलेगा n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय -r इज इक्वल टू n1 अपॉन -u प्लस n2 बाय v। ये रिजल्ट आप यहाँ पे लिख देंगे। इस माइनस को एब्जॉर्ब करवा दीजिए ऊपर वाले को, तो ये आपके पास है n2 माइनस n1
डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू, ये आप पहले लिख लीजिए, आपको मिल जाएगा N2 बाय वी माइनस N1 बाय यू। इसको और सजा के लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा N2 बाय वी माइनस N1 बाय यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय आर। ये आपके पास एक जनरल इक्वेशन है, दिस इज अ जनरल इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि u, v और r की वैल्यू जो है वो आपको साइन के साथ पुट करनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नोट करके ये बात लिखेंगे, पुट द वैल्यूज ऑफ u, v एंड r विद प्रॉपर साइन। प्रॉपर साइन के साथ रखें और N1 और N2 का ध्यान रखें कि जिस मीडियम से लाइट रे इंसिडेंट हुई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 कहा गया है, और जिस मीडियम में फाइनली वो रिफ्रैक्ट हो रही है यानी कि उस पार, बॉर्डर के उस पार, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 माना गया है। यहाँ पे N1 जो क्या है, N1 क्या है, इंसिडेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और N2 जो है वो क्या है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक। अब साइन कन्वेंशन क्या है भाई, मान लीजिए आपके पास इस तरीके की बाउंड्री है, या आपके पास N1 है या आपके पास N2 है। लाइट की किरण जो है वो इस तरीके से जा रही है N1 से N2 में, तो समझ गए कि इंसिडेंट मीडियम का N1 है और रिफ्रैक्टिंग मीडियम का N2 है, और ये जो आपके पास कर्व है इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होगा। तो इस पॉइंट से हम मेजर करेंगे C को, तो वो इस डायरेक्शन में हमने मेजर किया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस वाले केस में नेगेटिव हमको मिलेगा। ठीक। तो ये जो साइन कन्वेंशन है बेटा, ये हम फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि हम ये फॉलो ना भी करें, हम इसके ऑपोजिट वाला साइन कन्वेंशन फॉलो कर लें। तो वही बात पढ़ने वाली है, साइन कन्वेंशन से जो आपका फिनोमिना है, जो चीज़ें आपके हो रही हैं फिजिक्स की, वो चेंज नहीं होती है। फिजिक्स चेंज नहीं होती है साइन कन्वेंशन से, बस ये पता रहता है कि ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो ये साइन कन्वेंशन ऑप्शनल है, ये आप मान सकते हैं यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो और यदि आपके पास इस तरीके की बाउंड्री है तो, और मान लीजिए लाइट इस तरीके से जा रही है, तो ये वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 कहलाएगा, इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कहलाएगा, और इस वाले कर्व का सेंटर जो है वो यहाँ पर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये इस तरीके का साइन कन्वेंशन आप याद रखें। ठीक। इसके बाद करते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास इस तरीके की एक बाउंड्री है जो दो मीडियम्स को अलग कर रही है। यहाँ पे मीडियम जो है वो एयर है और यहाँ पे जो मीडियम है वो ग्लास है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप याद रख सकते हैं 3/2 होता है, 1.5 होता है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो आपके पास कर्व्ड बाउंड्री है, ये क्या है भैया, ये कर्व्ड बाउंड्री है, कर्व्ड बाउंड्री, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के बराबर। प्लस होगा या माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये 20 सेंटीमीटर है। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक ऑब्जेक्ट रखा है 100 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पर बनने वाली है, इमेज कहाँ पर बनेगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस का क्वेश्चन है। साफ दिख रहा है कि एक स्फेरिकल सरफेस है जो दो मीडियम्स को विभाजित कर रही है, बांट रही है, और रिफ्रैक्शन इस सरफेस पर हो रहा है। तो इसका मतलब हम जो इक्वेशन हमने अभी डिराइव की है वो इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं N2 बाई वी माइनस N1 बाई यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे N2 जो है, N2 होता है वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दूसरी तरफ है, जहां पे लाइट रे रिफ्रैक्ट होके फाइनली पहुंच रही है। तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलने वाली है, सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती हैं, रिफ्रैक्ट होंगी, दूसरे मीडियम में जाएंगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जब इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पर इमेज बनाती हैं। तो ये दूसरा मीडियम N2 कहलाएगा। तो N2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं, N2 ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और N1 जो है वो एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है। और दूसरी बात, इस सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहाँ पर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट से हम मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो वो राइट डायरेक्शन में हम मेजर कर पा रहे हैं आर प्लस में। तो ये
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा आपके पास +20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस पॉइंट से लेफ्ट डायरेक्शन में नापी गई है, तो इसका मतलब ये -100 होने वाला है। तो u की जो वैल्यू है वो है -100 सेंटीमीटर। अब ये फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए आंसर कितना आएगा आपको। तो यहाँ से आपको मिलेगा n2 इज 1.5, या इसको 3/2 लिख सकते हैं, 3/2v माइनस 1/-100 इज इक्वल टू 3/2 - 1 डिवाइडेड बाय +20। ये कैलकुलेशन आपके पास है। ये देखिए 3/2 - 1 कितना होता है 1/2, 1/2 और नीचे 20 है तो कितना हो जाएगा 1/40। ये +1/100 आपको मिल जाएगा, या आपको मिलेगा 3/2v। एक एक स्टेप करके दिखाएं, कोई भी स्टेप खाएं नहीं। यहाँ पे यदि आप बोर्ड का एग्जाम लिख रहे हैं तो कोई भी स्टेप खाएं नहीं, आप कोशिश करें लिखने की। यदि मैं मिस भी कर देता हूं तो लेकिन आप एक स्टेप बढ़कर जो है पूरा कैलकुलेशन लिखें, एक एक स्टेप को आप दिखाएं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3/2v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, आपको मिल जाएगा 200, जाएगा 5, या आ जाएगा आपके पास 2, आपके पास आ जाएगा 3/2v, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 से गया 100, 3 से ये 3 गया, आपको मिल जाएगा v इज इक्वल टू 100 प्लस में 100 सेंटीमीटर। प्लस 100 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि इस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में 100 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है, यहाँ से 100 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही होगी। ठीक है जी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से। ठीक है ना, यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना, तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।